हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये हमारा डे 3 है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब आपका एग्जाम जो 12 फरवरी का, तब तक आपका सीरीज आता रहेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। यदि आपको टॉपर बनना है तो ये सब सीरीज को मिस ना करें, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आने का, लड़ने का चांसेस है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा डे क्या है, 3 है। डे 2 यदि आप नहीं देखेंगे तो डे 2 तक आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स का, डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ये आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर से याद रखिएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक तथा नैतिक कारण बताइए। या तो आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, या तो आपका क्वेश्चन क्या बोल सकता है भैया, ये सत्ता की साझेदारी के क्या क्या लाभ है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन बोलेगा ना तो उत्तर एक ही होगा। चलिए देखते हैं। बोल रहा भारत में सत्ता विभाजन का महत्वपूर्ण रूप क्या है, तो बोल रहा विभिन्न भाषाई, धार्मिक, अल्पसंख्यक, कमजोर समुदाय तथा महिलाओं के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर होता है। पावर का क्या होता है, बंटवारा। तो अलग अलग भाषाई लोग, अलग अलग धर्म वाला लोग, अल्पसंख्यक जो कम लोग हैं, जो कमजोर समुदाय तथा महिलाओं के बीच सत्ता का जो बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। आरक्षित चुनाव इस तरह से विभाजन का एक उदाहरण है। इस तरह के विभाजन के कारण युक्तिपरक भी होते हैं तथा नैतिक भी होते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, युक्तिपरक कारण क्या है, तो बोल रहे विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे में इन समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। इससे राजनीतिक हिंसा समाप्त होती है। क्या बोल रहे, जब टकराव की जो संभावना कम हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलती है। आगे क्या बोल रहा है, नैतिक कारण बताइए। तो जरा नैतिक कारण हम लोग देखते हैं क्या। तो नैतिक कारण, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के क्या आत्मा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के क्या है, तो भैया आत्मा है। लोकतंत्र का यह मूल सिद्धांत है कि सत्ता का विभाजन विभिन्न समूहों के बीच होना चाहिए। विभिन्न समूहों के बीच होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार वह है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न समूह अपनी शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए, जब भी आपको एग्जाम में आए, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है, तो एकदम आंख बंद करके ये आंसर आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के 4 अलग अलग तरीके क्या है, प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए। बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पर क्वेश्चन में, जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सत्ता की साझेदारी करिएगा, सत्ता को बांटिएगा, तो 4 अलग अलग तरीका क्या है। तो सबसे पहले बोल रहा है सत्ता की साझेदारी के तरीके भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। सत्ता के विभाजन का प्रथम रूप है कि हमें सरकार के तीन अंगों में बांट देना है। सरकार को क्या करना है, 3 अंगों में बांट देना है। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के विभाजन में मिलता है। क्लियर है। जैसे भारत में सत्ता का ऐसे बंटवारे के क्षैतिज वितरण कहते हैं। भारत जो है ऐसे बंटवारों को क्या बोलता है, क्षैतिज वितरण कहते हैं। आगे यहाँ तक हम लोग देखते हैं क्या, हम बोल सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सत्ता के विभाजन का जो द्वितीय रूप है। पहला रूप तो बता दें, द्वितीय रूप क्या होना चाहिए, हमें सरकार के बीच भिन्न भिन्न स्तरों में मिलता है। संपूर्ण देश का केंद्र सरकार होता है, अलग अलग देश का अलग अलग केंद्र सरकार होता है, तथा प्रांतीय तथा क्षेत्रीय सरकार का स्तर अलग अलग होता है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्रों को संघ सूची तथा राज्य सूची, राज्य सरकार के जो कार्यों की जो राज्य सूची का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं ग नंबर जो हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे, सत्ता का विभाजन सामूहिक समूहों जैसे भाषाओं समूहों, धार्मिक समूहों में भी कर दिया जाता है। जैसे आपका बेल्जियम के सामुदायिक सरकार, इसका एक उदाहरण हम बोल सकते हैं। आगे देखिए, सत्ता का जो बंटवारा है, राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है। जैसे सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों, जैसे बीजेपी पार्टी हो गया, अलग अलग पार्टी हो गया, में भी कर दिया जाता है। जैसे आपका डेनमार्क में भी अनेक राजनीतिक दल होते हैं, जैसे सत्ता का बंटवारा कर सरकार चलाते हैं। आगे देखिए भैया, एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी आखिर में क्यों जरूरी है भैया, सत्ता का जो पावर को साझेदारी आखिर में बांटना क्यों जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में ना समाज के सभी समूह, जो सभी अलग अलग जो समूह हैं, या अलग अलग हम लोग वर्ग बोलेंगे, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसे इस व्यवस्था को सत्ता के साझेदारी में हर एक समूह को भैया सब चीज़ जो हक मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। तो इसी को सत्ता के साझेदारी का नाम से जाना जाता है। सत्ता के साझेदारी निम्नलिखित कारणों से होना जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग कारण देख लेते हैं। तो हम लोग कारण देखते हैं, टकराव
को रोकने के लिए। यदि सभी को बराबर यदि आप दीजिएगा तो कोई टकराव होगा? बिल्कुल कोई टकराव नहीं होगा। सत्ता की साझेदारी जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर क्या होता है, अक्सर हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता के लोग, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से हो जाएगा, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के एक अच्छा है। यदि सबको पावर अलग अलग दे दीजिएगा, सभी को बराबर दे दीजिएगा तो कोई भी आपको हिंसा नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता स्थायित्व के लिए अच्छा होगा। आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर बोला है, जो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर योजना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं है करता है। अक्सर यह बहुसंख्यकवाद जो मतलब ज़्यादा जो लोग हैं के लिए क्या बोल रहा है, जो बर्बादी का कारण बन जाता है। तीसरा हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकतंत्र की आत्मा। चलिए हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है सत्ता की साझेदारी में वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जो भी लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके भी जो सत्ता जो है, जो पावर बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आया है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करिए। देखिए 3 क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करिए। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों में सिंगली भाषा बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो इस कथन से आप क्या समझ मिल रहा है, श्रीलंका की सरकार की नीतियों में सिंगली भाषा का जो बहुसंख्यक सबसे ज़्यादा लोग हैं तो प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। इस कथन से आप क्या समझते हैं? या तो क्वेश्चन ये बोले, या तो क्वेश्चन ये बोले, या तो क्वेश्चन ये बोले, श्रीलंका में सिंहलित था तमिल समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण है। या तो क्वेश्चन ये बोले, श्रीलंका में किन जातियों समुदायों के लोग निवास करते हैं, इनके बीच संबंध की व्याख्या। हमने देखिए 4 क्वेश्चन है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही वाला आंसर दीजिएगा। क्या लिखिएगा, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक मतलब क्या था, वहाँ का लोग ज़्यादा है, जो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है, तथा तमिल है जो अल्पसंख्यक मतलब तमिल जो भाषा वाले बोलने वाले लोग कम लोग हैं। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर शासन पर, जब जिसका भैया ज़्यादा लोग रहेगा तो उसका शासन भी क्या होगा, प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा ऐसे कदम उठाए जिन्होंने अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली। जैसे जिसको क्या, जिसका कम लोग है उसको क्या सब चीज़ कोई चीज़ उचित नहीं साझेदारी मिली, कोई उचित पावर नहीं मिला और उनके हितों को हानि हुई। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हित में हानि हुआ है। तो सबसे पहले तमिल भाषा की अवहेलना किया गया है, उसका भाषा को ना अच्छा नहीं माना जाता है। सिंगली भाषा की देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। जो तमिल भाषा को क्या अवहेलना दिया गया, मतलब तमिल भाषा को अच्छा नहीं माना जाता है। बोल रहा है सिंगली जो भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद बोल रहा है विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को ही प्राथमिकता दिएगा। भैया कोई भी विश्वविद्यालय है या कोई भी सरकारी नौकरी हो, सबसे पहले किसको लो, सिंगली लोग को दो, तमिल लोग को नहीं दो, तो ये भी खराब बात है। आगे बोल रहा है बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया जाए। जो बौद्ध धर्म लिया उसको सरकारी संरक्षण दिया जाए, छूट दिया जाए, बाकी धर्मों को ना दिया जाए, ये भी गलत बात है। और उपयुक्त असंतुलित सत्ता, मैंने किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं, तो असंतुलित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैल गया है। तमिल में तनाव फैल गया और दोनों समुदायों के बीच आपस में बिगड़ते चले गए। आगे देखिए बोल रहा है बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन के मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा, या तो बोलेगा बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या बोलिएगा, बेल्जियम में सत्ता विभाजन के मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट, संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात की व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है। डच भाषा और फ्रेंच भाषी मंत्रियों जो उसका संख्या समान है। कुछ कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषाई समुदाय के प्रतिनिधियों को बहुमत उसके पक्ष में हो। कोई एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। भैया दोनों समुदाय मिलकर फैसला लीजिए, जो भी फैसला लेना है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से कर दिया जाता है। किसी भी मामले में राज्य सरकारें केंद्र सरकारें का अधीन नहीं होता है। सभी को भैया अलग अलग पावर दे दिया जाता है। बोल रहा है ब्रुसेल्स
में अलग सरकार है जहां दोनों के समान प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर, बेल्जियम में केंद्र एवं राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे सामुदायिक सरकार भी हम लोग नाम से जाना जाता है। इस सरकार में प्रतिनिधित्व का चुनाव अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों द्वारा होता है। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।